मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास थर्ड ईयर। बेटा आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है लचक की इकसाम, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। पहले हमने लचक के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि लचक की क्या इकसाम्स हैं, कितनी इकसाम्स हैं। किसी शय की तलब में तब्दीली सिर्फ कीमत में तब्दीली की वजह से नहीं बल्कि दीगर अवामिल के तब्दील होने से भी हो सकती है। ये हम सबको मालूम है कि सिर्फ एक कीमत में तब्दीली की वजह से ही तलब में तब्दीली नहीं आती, और भी बहुत से अवामिल होते हैं जो तलब में तब्दीली का बायस बनते हैं। उन अवामिल में कौन कौन से अवामिल शामिल हैं? आमदनी, मुतबादिल अशिया की कीमतों में तब्दीली, मुतबादिल अशिया जो उसके ऑल्टरनेटिव होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वगैरह। इसकी वजाहत मंदरजा झैल है। सबसे पहले है तलब की आमदनी लचक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब किसी शय की तलब में निस्बती तब्दीली सारिफ की आमदनी में निस्बती तब्दीली की वजह से हो तो इसे तलब की लचक बवजह आमदनी कहते हैं। जब किसी भी चीज़ की तलब में तब्दीली जो है वो उस शख्स की आमदनी में तब्दीली की वजह से आए। फॉर एग्जांपल, पहले अगर किसी शख्स की आमदनी जो है वो 10,000 थी, अगर उसकी आमदनी बढ़कर 10,000 से 15,000 हो जाती है तो चीज़ों के लिए डिमांड भी उसकी पहले से बढ़ जाएगी। तो आमदनी की बढ़ने की वजह से तलब में जो तब्दीली आए उसे तलब की लचक बवजह आमदनी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है EY इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Y से मुराद यहाँ पर इनकम है, इज इक्वल टू चेंज इन Q, मिकदार तलब में तब्दीली, बटा चेंज इन Y जो आमदनी में तब्दीली आई है, मल्टीप्लाई बाय Y ओवर Q, ओरिजिनल इनकम ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी। यानी जो पहली इनकम थी और जो पहली क्वांटिटी थी, चेंज होने से पहले की जो वैल्यू है। चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन वाई, हमेशा जिस चीज़ में पहले चेंज आएगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो नीचे आएगा। जैसे चेंज इन वाई, पहले आमदनी में तब्दीली आई जिसकी वजह से तलब में तब्दीली आई, तो तलब में तब्दीली ऊपर आएगी और आमदनी में तब्दीली नीचे। ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू ओवर परसेंटेज चेंज इन वाई। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये फीसद तब्दीली, तलब में फीसद तब्दीली बटा आमदनी में फीसद तब्दीली। नेक्स्ट है कीमत लचक में हम मनफी अलामत को नज़रअंदाज करते थे। पीछे जैसे हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो माइनस का साइन होगा इलास्टिसिटी में, जो माइनस का साइन है वो ये शो करता है कि तलब और कीमत में नेगेटिव रिलेशन है, मनफी उनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से जो है माइनस का साइन आता है। मगर आमदनी लचक में अलामत अशिया की खसूसियत के बारे में मालूमात फराहम करती है। यानी मनफी की सूरत में शय घटिया होगी और मस्बत अलामत की सूरत में शय नॉर्मल होगी। अगर आप आमदनी लचक मालूम कर रहे हैं और आपकी जो लचक है, इलास्टिसिटी की वैल्यू है, उसमें माइनस का साइन आ जाता है तो इसका मतलब है वो चीज़ घटिया अशिया है, और अगर पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब है शय नॉर्मल है। आमदनी लचक घटिया अशिया की सूरत में। इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। अगर आमदनी में इजाफा से शय की तलब में कमी और आमदनी में कमी शय की तलब में इजाफा हो तो ऐसी शय घटिया शय कहलाती है। कौन सी घटिया अशिया कहलाती हैं? कि जब आपकी आमदनी बढ़े और आप उस चीज़ की तलब में कमी कर दो। आप कहो कि अब हमारी इनकम ज़्यादा है, अब हम अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं, अब हम ये निकम्मी चीज़ नहीं खरीदेंगे, तो आप उसका इस्तेमाल तर्क कर देते हो। और जब आपकी आमदनी कम होती है तो आप उस चीज़ के इस्तेमाल में इजाफा कर देते हो, तो ऐसी शय घटिया शय कहलाती है। EY is equal to change in Q over change in Y multiply by Y over Q। अब इसमें अब देखें, ये गोशवारा बना हुआ है, इसमें ऊपर वाले कॉलम में जो है वो आमदनी है और नीचे वाली, ऊपर वाली रो में आमदनी है और नीचे वाली रो में तलब है। जो आमदनी है, पहली इनकम आपकी 100 थी, Y1 जिसको डिनोट किया गया है। 100 से कम होकर इनकम कितनी हो जाती है? 50, Y2। इसी तरह जब आपकी आमदनी 100 थी तो तलब कितनी थी? 10। और जब आमदनी 100 से कम होकर 50 हो जाती है तो आप तलब 10 से बढ़कर 20 कर देते हो, क्योंकि ये घटिया शय है। जब आपकी आमदनी कम होगी आप इसकी तलब बढ़ा दोगे। अब चेंज इन क्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? चेंज हमेशा हम
नेक्स्ट वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू को माइनस करके फाइंड आउट करते हैं। जैसे चेंज इन Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। चेंज इन Y इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1, 50 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50। अब इसी तरह ऊपर वाला जो फॉर्मूला है EY इज इक्वल टू चेंज इन Q ओवर चेंज इन Y मल्टीप्लाई बाय Y ओवर Q, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी आ जाएगी -2। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि चीज़ घटिया है, यानी मनफी अलामत का मतलब है कि शय घटिया है, और कदर 2 का मतलब है कि तलब की लचक बवजह आमदनी इकाई से ज़्यादा है, E ग्रेटर देन 1। इसका हम डायग्राम देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या दी गई है, हमारे पास एक्स एक्सिस में इसकी तलब दी गई है और वाई एक्सिस पर हमारे पास आमदनी दी गई। आमदनी जैसे कि 50 और 100 है तो आपने 50 और 100 ले ली 50-50 के डिफरेंस से, और तलब हमारी 10 और 20 है तो 5 से शुरू करेंगे, 5-5 के डिफरेंस से लेंगे, 5, 10, 15 और 20। जब हमारी आमदनी 100 थी तो हमारी तलब 10 थी, 100 आमदनी पे 10 तलब। इसी तरह जब हमारी आमदनी 50 थी तो हमारी तलब कितनी थी, 20। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा और इसके ऊपर हम लिखेंगे E ग्रेटर देन 1, यानी हमारी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 इकाई से ज़्यादा आई। नेक्स्ट है आमदनी लचक नॉर्मल या बढ़िया शय के लिए। अगर आमदनी में इजाफा से शय की तलब में इजाफा और कमी से तलब में कमी हो जाए तो शय नॉर्मल या बढ़िया है। आमदनी हमारी Y1 है 500 और Y2 है 600। तलब जब हमारी आमदनी 500 थी तो हमारी तलब 20 थी, और जब हमारी आमदनी 500 से बढ़कर 600 हुई तो हमारी तलब 20 से बढ़कर 25 हो गई। यानी जब आमदनी बढ़े तो तलब भी बढ़ जाए, और जब आमदनी कम हो तो तलब भी कम हो जाए, तो ऐसी शय नॉर्मल शय होती है। वही फॉर्मूला है EY इज इक्वल टू चेंज इन Q ओवर चेंज इन Y मल्टीप्लाई बाय Y ओवर Q। चेंज इन Q हम फाइंड आउट करेंगे Q2 माइनस Q1 करके, और चेंज इन Y फाइंड आउट करेंगे Y2 माइनस Y1 करके। इन वैल्यूज को हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे EY इज इक्वल टू चेंज इन Q ओवर चेंज इन Y मल्टीप्लाई बाय Y ओवर Q में, तो हमारे पास जो है तलब की आमदनी लचक जो है वो हमारे पास कितनी निकलेगी, +1.25। प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि आमदनी लचक जो है वो बढ़िया शय के लिए है, और 1.25 इकाई से ज़्यादा है। अब इसमें डायग्राम में हम देखें, एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्वांटिटी है, तलब है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास इनकम है, वाई है। जब हमारी इनकम Y1 थी तो हमारी क्वांटिटी Q1 डिमांड थी, और जब हमारी इनकम Y1 से बढ़कर Y2 हो जाती है तो हमारी डिमांड Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है, और ये हमारे पास डिमांड करवा जाता है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। नेक्स्ट है मुतकाते लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी। जब किसी एक शय A की कीमत में निस्बती तब्दीली से दूसरी शय B की तलब में निस्बती तब्दीली वाक़ई हो तो इसे मुतकाते लचक कहते हैं। मुतकाते लचक का ताल्लुक दो किस्म की अशिया से है, एक मुतबादिल अशिया और दूसरी तकमीली अशिया। मुतबादिल अशिया के लिए तलब की मुतकाते लचक मुस्बत होती है, जबकि तकमीली अशिया या मुश्तरक अशिया के लिए तलब की मुतकाते लचक मनफी होती है। अब मुतकाते लचक जो है वो दो चीज़ों से रिलेटेड होती है, एक सब्सटीट्यूट्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट्स जिन्हें मुतबादिल अशिया बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो जो तकमीली अशिया होती हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुतबादिल अशिया के लिए मुतकाते लचक। जब एक शय A की कीमत में निस्बती इजाफा से दूसरे शय B की तलब में निस्बती इजाफा हो जाए तो ऐसी अशिया मुतबादिल अशिया कहलाती हैं, और इनकी मुतकाते लचक की अलामत मुस्बत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कीमत हमारे पास पेप्सी की है और तलब हम कोका कोला की देख रहे हैं। जब कीमत पेप्सी की 15 से बढ़कर 20 हो जाती है तो आप कोका कोला की डिमांड बढ़ा देते हो, 2 से बढ़ाकर तलब कितनी कर देते हो, 4, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स हैं, दोनों एक दूसरे का मुतबादिल हैं। तो अगर एक की कीमत बढ़ी है तो आपने तलब दूसरे की बढ़ा दी है, तो दूसरे की तलब पर पॉजिटिव इफेक्ट आया है, इसलिए इसकी अलामत मुस्बत होती है। EAB, ए जिसकी डिमांड आप कर रहे हो और बी जिसकी प्राइस में चेंज आया है, इज इक्वल टू चेंज इन QA
यानी जो ए है कोका कोला, उसकी क्वांटिटी में चेंज आया है। किसकी वजह से? चेंज इन पीबी, यानी कीमत में, पेप्सी की कीमत में तब्दीली की वजह से। और जो पेप्सी है उसको बी से डिनोट किया गया है। तो पेप्सी की कीमत में तब्दीली की वजह से कोका कोला की तलब में तब्दीली आई है। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय पी बी ओवर क्यू ए। अब चेंज इन क्यू ए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्यू ए टू माइनस क्यू ए वन, जो क्वांटिटी है सेकंड वाली उसमें से फर्स्ट वाली माइनस करोगे, 4 माइनस 2। और इसी तरह से चेंज इन पी बी फाइंड आउट करोगे, पी बी टू माइनस पी बी वन, दूसरी वाली प्राइस में से पहली वाली प्राइस माइनस कर दोगे, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ई ए भी हमारे पास है, चेंज इन क्यू ए ओवर चेंज इन पी बी हमने फाइंड आउट कर लिया, 2/5 मल्टीप्लाई बाय पी बी और क्यू ए, जो पहली वाली पी बी जो पहली वाली प्राइस थी जो कि 15 थी, और क्यू ए जो पहली वाली क्वांटिटी थी जो कि 2 थी। तो ये सारा सॉल्व करके हमारे पास 3 आती है इलास्टिसिटी, जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह तकमीली अशिया के लिए मुतकातिल लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब एक शय ए की कीमत में निस्बती इजाफा से दूसरी शय बी की तलब में निस्बती कमी हो जाए तो ऐसी अशिया तकमीली अशिया कहलाती हैं। यानी कीमत एक की बड़ी है और तलब दूसरे की कम हो जाए, नेगेटिव इफेक्ट आए, तो वो तकमीली अशिया होती हैं। और इनकी मुतकातिल लचक की अलामत मनफी होती है। फॉर्मूला वही वाला है जो हमने मुतबादिल अशिया के लिए इस्तेमाल किया। अब इसमें देखेंगे कीमत हम देख रहे हैं मोबाइल की, और सिम की तलब पर इफेक्ट क्या आ रहा है। और मोबाइल को बी से डिनोट किया गया और सिम को ए से। जब मोबाइल की कीमत 15 से बढ़कर 20 हो जाती है तो सिम की तलब 6 से कम होकर कितनी हो जाती है? 3, क्योंकि कीमत मोबाइल की बढ़ी और तलब आपने सिम की कम कर दी है। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके -4.16 वैल्यू आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, लचक और वसूलियों का ताल्लुक, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू। कुल वसूलियों और लचक का ताल्लुक आपस में गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि अगर फर्म को अपनी शय की तलब की लचक मालूम हो तो वो कीमत में इजाफा या कमी करके अपनी कुल वसूलियों को बढ़ा सकती है। क्योंकि कुल वसूली मालूम करने के लिए फर्म अपनी फरोख्त करदा इकाइयों को शय की कीमत से ज़रब देती है। कुल वसूली कैसे फाइंड आउट की जाती है? टोटल रेवेन्यू, हमेशा चीज़ की प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। कुल हासिल बराबर है फरोख्त शुदा मिकदार ज़रब कीमत, पी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। लचक और वसूलियों के ताल्लुक की वजाहत मुंदरजल गोशवारा और डायग्राम से की जा सकती है। अब ये गोशवारा भी आपको नजर आ रहा है पेज पे और डायग्राम भी है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कीमत है P, सेकंड कॉलम में हमारे पास मिकदार है क्वांटिटी। अब इस P और Q को लेकर हम कुल हासिल मालूम करेंगे P इंटू क्यू, और इसी तरह औसत हासिल हमारा फाइंड आउट होगा किस तरह से? कुल हासिल को हम मिकदार पे तकसीम कर देंगे। सबसे पहले हम प्राइस वाला कॉलम देखते हैं। प्राइस हमने 10 से स्टार्ट की है और 1 के गैप से हम जो है इसको कम करते जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और मिकदार हमारी 1 से स्टार्ट हुई और 1 के गैप से बढ़ती जा रही है 1 से 10 तक। अब हमने कुल हासिल, जो चौथा कॉलम है हमारा, जो औसत हासिल वाले कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट देखें, कुल हासिल इज इक्वल टू P इंटू क्यू। ये हम क्या करेंगे? P की वैल्यू को Q की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 इंटू 1 10, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28। ठीक हो गया। इसी तरह हम ये सारा कुल हासिल का कॉलम निकाल लेंगे। औसत हासिल बराबर है कुल हासिल बटा मिकदार। ये जो कुल हासिल का कॉलम है इसको मिकदार वाले कॉलम पे तकसीम करते जाएंगे। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8। यानी हम चौथे कॉलम को दूसरे कॉलम पे तकसीम करते जाएंगे तो हमारे पास तीसरा कॉलम आ जाएगा। और लचक, जहां पे हमारी कीमत कम होने से 10, 9, 8 एंड 7, हमारा कुल हासिल क्या हो रहा है? 10, 18, 24, 28 बढ़ रहा है।
कीमत कम होने से हमारा कुल हासिल बढ़े और कीमत ज़्यादा होने से कुल हासिल कम हो, तो वहाँ पे हमारी तलब की लचक क्या होती है, इकाई से बराबर होती है। जो हमने कुल खर्च के तरीके से पैमाइश पड़ी थी तलब की लचक की। इसी तरह जब हमारा 6 से 5 हुआ, कीमत 6 से 5 कम हुई, तो हमारा कुल खर्च सेम रहा, कुल हासिल सेम रहा, तो हमारी यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसी तरह जब हमारी प्राइस 4, 3, 2, 1 कम हो रही है और उधर से हमारा कुल हासिल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक हो गया, 28, 24, 18 एंड 10, तो यहाँ पर हमारी तलब की लचक इकाई से कम होगी। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर अब हम नीचे गोशवारा डायग्राम बनाएंगे। इसे 2 पैनल डायग्राम कहते हैं, जो ऊपर नीचे से अटैच हो। दोनों के एक्स एक्सिस पर जो है वो क्या हम लेंगे, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हमारे पास ऊपर टोटल रेवेन्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऊपर वाले कर्व में, और नीचे वाले कर्व में हम एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो एक्स एक्सिस है, इस पे ऊपर और नीचे क्वांटिटी हम सेम एक दूसरे के नीचे लेंगे। जैसे 1 के एग्जैक्ट नीचे 1, 2 के एग्जैक्ट नीचे 2 और 3 के एग्जैक्ट नीचे 3, इसी तरह सारी वैल्यूज आपस में एग्जैक्ट लेंगे। जो ऊपर वाली डायग्राम है, इसमें हम टोटल रेवेन्यू, चूंकि टोटल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो कुल हासिल के खत में हम देख लेंगे कुल हासिल की कम से कम वैल्यू कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। कम से कम 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 है, तो हम 5 से शुरू करेंगे और 5 5 के डिफरेंस से लेंगे। और नीचे वाली डायग्राम के वाई एक्सिस पर चूंकि हम AR का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं औसत हासिल का, तो औसत हासिल की कम से कम वैल्यू 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे और 2 2 का गैप ले लेंगे और 12 तक इसको लिखेंगे। अब हम फर्स्ट वाली डायग्राम में देखते हैं, पहले जब हमारी मिकदार जो थी वो 1 थी, तो हमारा कुल हासिल कितना था, 10। 1 पे 10 के सामने एक पॉइंट है। इसी तरह 2 पे 18, 2 पे 20 और 15 के दरमियान में एक पॉइंट आ जाता है। 3 पे 24, 3 पे 24, 20 और 25 के दरमियान में एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 4 पे क्या हो जाएगा हमारा कुल हासिल 28। इसी तरह हम पॉइंट्स लेकर जो है वो टोटल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम एवरेज रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ करेंगे AR का। जब हमारी मिकदार 1 थी, तो हमारा औसत हासिल कितना था, 10। 1 पे 10, 10 के सामने बिल्कुल पॉइंट है। 2 पे कितना था, 9, 2 पे 9, 10 और 8 के दरमियान। 3 पर हमारा कितना था, 8, 3 पर 8, 8 के सामने एक पॉइंट है। इसी तरह 4 पे कितना था, 7, 4 पे 7, 6 और 8 के दरमियान पॉइंट है। इसी तरह हम एवरेज रेवेन्यू का पूरा कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो 6 है, मिकदार 6 है, 6 जो मिकदार है, इस पर अगर हम देखें हमारा कुल हासिल कितना है, 30, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा है। 6 मिकदार पे, छठी मिकदार पे हमारा कुल हासिल 30 है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा है। और उसी 6 मिकदार पे आप आ जाए एग्जैक्ट नीचे AR वाले पर, तो हमारा यहाँ पर 6 को ऊपर से और नीचे मिलाया, इसी पॉइंट पर हमारा जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। और इससे ऊपर वाले पोर्शन पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और इससे नीचे वाले पोर्शन पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, हमारा जो औसत हासिल होता है वो कीमत के बराबर होता है, इसलिए AR इज इक्वल टू P लिखा हुआ है। डायग्राम और गोशवारा से जाहिर है कि अगर कीमत में कमी से फर्म की कुल वसूलियों में इजाफा और कीमत में इजाफा से कमी वसूलियों में कमी हो, तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। अगर कीमत में कमी या इजाफे से कुल वसूलियों में कोई तब्दीली ना आए, तो तलब की लचक इकाई के बराबर है। अगर कीमत में कमी से कुल वसूलियों में भी कमी हो जाए और कीमत में इजाफे से कुल वसूलियों में इजाफा हो जाए, तो तलब की लचक इकाई से कम है। लिहाजा एक मुस्तकीम खत तलब के ऊपर वाले हिस्से पर तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, जबकि दरमियान में इकाई के बराबर और निचले हिस्से में इकाई से कम होती है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, जो मिड पॉइंट है यहाँ पर हमेशा इकाई के बराबर होती है, ऊपर वाले पोर्शन पर इकाई से ज़्यादा और नीचे वाले पोर्शन पर इकाई से कम, खत तलब पर जो लचक होती है तलब की।
नेक्स्ट है हमारा तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। कौन कौन से अवामिल हैं जो तलब की लचक को असरअंदाज करते हैं? ये जानने के लिए कि अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार है या कम लचकदार, मंदरजा झैल बातों को पेश नज़र रखना पड़ता है जिन्हें तलब की लचक के अवामिल का नाम दिया जाता है। इसमें नंबर 1 है शय की नौयत। चूँकि मुख्तलिफ अशिया की नौयत में फ़र्क पाया जाता है, इसलिए इनकी तलब की लचक भी मुख्तलिफ होती है। नौयत के लिहाज से अशिया की तलब की लचक का जायज़ा दर्ज सूरतों में लिया जाता है। एक होती हैं बुनियादी ज़रूरत की अशिया, जिसमें आ जाता है मसलन आटा, घी, नमक वगैरह की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली भी तलब में मामूली सी तब्दीली का सबब बनती है। क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया होती हैं, इनकी कीमत जितनी भी बढ़ जाए, इनकी तलब में मामूली सी तब्दीली की जाती है, ज़्यादा तब्दीली नहीं की जाती, क्योंकि ये ज़रूरत की अशिया हैं। इसलिए इन अशिया की तलब कम लचकदार होती है, जबकि सामान तेईश मसलन कार, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर वगैरह की तलब ज़्यादा लचकदार होती है। क्योंकि अगर इनकी कीमत में मामूली सी भी तब्दीली की जाए तो इनकी तलब में बहुत बड़ी तब्दीली हो जाती है और इसको थोड़े अरसे के लिए लोग जो है इसकी ख़रीदो फरोख्त में डिले कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी अशिया हैं जिनके बगैर गुजारा मुमकिन है। नेक्स्ट है ज़िया पज़ीर अशिया, मसलन सब्जियां, दूध, फल और गोश्त वगैरह। इनकी तलब कम लचकदार होती है क्योंकि इन्हें ज़्यादा कीमत पर भी लोग खरीदते रहते हैं, जबकि पायदार अशिया मसलन मोटरसाइकिल और सोफ़ा सेट वगैरह की तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में इजाफा की वजह से लोग पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते रहते हैं और नई शय खरीदने का इरादा तर्क कर देते हैं। नेक्स्ट है कीमतों का मेयार। नहायत कीमती अशिया मसलन हीरे और जवाहरात वगैरह, जिन्हें लोग नमूदो नुमाइश और शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हों, या फिर घटिया अशिया जो नहायत मामूली कीमत रखती हों, हर दो की तलब जो है वो कम लचकदार होती है, क्योंकि नहायत कीमती अशिया अगर सस्ती भी हो जाएं तो इन्हें गरीब लोग नहीं खरीद सकते, और घटिया अशिया अगर महंगी भी हो जाए तो अमीर लोग इस्तेमाल में नहीं लाते। नेक्स्ट है शय का जायद इस्तेमाल। ऐसी अशिया जिनका सिर्फ एक या मखसूस इस्तेमाल हो कम लचकदार तलब रखती हैं, जबकि इन अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार होती है जो एक से ज़ायद सूतों में इस्तेमाल में होती हैं, मसलन बिजली घरेलू इस्तेमाल में भी आती है और सनती मकसद के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह कोयला जलाने के काम भी आता है और इसकी भाप से इंजन भी चलाए जाते हैं। इसलिए अगर बिजली या कोयला महंगा हो जाए तो इन्हें सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल में लाया जाता है, और सस्ता होने की सूरत में वो कम ज़रूरी इस्तेमाल में भी है। नेक्स्ट हमारा है शय का मुतबादिल इस्तेमाल। ऐसी अशिया जो एक दूसरे का बदल हो, मसलन गंदम और चावल या चाय और कॉफ़ी वगैरह। इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि अगर एक शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो लोग इसका इस्तेमाल तर्क करके मुतबादिल शय खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके बरक्स जिन अशिया का मंडी में कोई करीबी निमुल बदल मौजूद नहीं होता, कीमत में इजाफे के बावजूद इनका इस्तेमाल जारी रहता है और तलब कम लचकदार होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस्तेमाल का मुलतवी होना, यानी डिले कर देना किसी चीज़ को। ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल मुलतवी किया जा सके ज़्यादा लचकदार तलब रखती हैं, क्योंकि इनकी कीमत में इजाफा होने पर इस वक्त तक इस्तेमाल मुलतवी कर दिया जाता है जब तक ये फिर से सस्ती ना हो जाए। लेकिन वो अशिया जिनको फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाना ज़रूरी हो, इनकी तलब कम लचकदार होती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल मुस्तकबिल पर मुलतवी नहीं किया जा सकता, जैसे कि बुनियादी ज़रूरत की अशिया, बेसिक नेसेसिटीज़। इनका आप जो है यूज़ जो है वो डिले नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो रोज़मर्रा की रूटीन में आपको चाहिए। सार्फिन की ज़हनी कैफियत, आदात और फैशन वगैरह। ऐसी अशिया जिन्हें सार्फिन ज़हनी तौर पर पसंद करें या जिन अशिया के इस्तेमाल की आदत हो जाए, मसलन पान, शराब और तंबाकू वगैरह, या जिनका फैशन हो, इनकी तलब जो है वो कम लचकदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में इजाफा भी इनकी तलब में बहुत ज़्यादा कमी नहीं कर सकता। लेकिन वो अशिया जो आदात में शामिल ना हो या जिनका फैशन ना हो, इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। घरेलू खर्च में निस्बती अहमियत। किसी शय की तलब की लचक पर घरेलू खर्च में इसकी निस्बती अहमियत भी असरअंदाज होती है। अगर घरेलू बजट में इसका हिस्से का मुनाफा कम हो जाएगा, लिहाजा वो ऐसी शय के घरेलू बजट में बहुत थोड़ा हो, मसलन नमक और मिर्च वगैरह, तो इसकी तलब कम लचकदार होगी, जबकि बजट में बड़े हिस्से की सूरत में तलब ज़्यादा लचकदार होगी, मसलन घी, गोश्त और दूध वगैरह।